अस्सलाम वालेकुम एडिटर एंड लिसनर्स। अर्थ नॉर्मल लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। लहू से लाल बाय अनीशा उमर की एपिसोड नंबर 40 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्कूल गेट पर मरजान और याकूत गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। वहां एक गाड़ी आकर रुकी तो स्कूल से आयत बाहर निकली। वो इसी की गाड़ी थी। बाय याकूत, बाय हैंडसम। इसने दोनों को हाथ हिलाकर कहा तो सिर्फ याकूत ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया था। गाड़ी के पास पहुंचते ही आयत की मुस्कुराहट गायब हो गई। इसने पलट कर देखा, वो दोनों इसी की जानिब देख रहे थे। इसने एक फीकी सी मुस्कुराहट उछाली और गाड़ी में सवार हो गई। लेकिन गाड़ी रुकी ही रही। कुछ देर बाद एक और लड़की जो कि आयत की दोस्त थी वो भी आई और इसी गाड़ी में सवार हो गई। ये दोनों बहनें हैं। मरजान ने आंखें छोटी की। वो दूसरी लड़की अब गाड़ी का दरवाजा खोले खड़ी थी। इसने अपना बैग उतारकर सीट पर पटका जो कि आयत ने बमुश्किल कैच किया और मुंह फुलाए गाड़ी में दाखिल हुई। दोस्त है? याकूत ने जवाब दिया तो मरजान ने अपनी स्याह आंखों से एक बार फिर गाड़ी के अंदर झांका। फिर वो गाड़ी चली गई। गाड़ी फार्म हाउस पर आकर रुकी तो सिफा का हालत खुश हुआ। इस फार्म हाउस से बहुत बुरी यादें जुड़ी थी। इसने गर्दन मोड़कर इब्राहिम की जानिब देखा जो कि अपना सीट बेल्ट निकाल रहा था। यहाँ क्यों आए हैं? इसने थूक निकला। बताता हूँ। वो गाड़ी से उतरकर अंदर चला गया। सिफा भी बोझल कदम उठाती इसके पीछे आ गई। इसके दिल की धड़कनों ने शोर बर्पा किया हुआ था। वो इस पर भरोसा करती थी, खुद से भी ज्यादा, मगर अपनी किस्मत पर नहीं। वो आकर लाउंज में बैठा तो सिफा भी इसके सामने आकर सोफे पर ही टिक गई। अब बताओ, क्या चाहती हो? इसने गर्दन दाएं बाएं जानिब मोड़कर जिसे तकान से दूर की थी। सिफा ने अपना बैग सोफे पर रखा। क्या मतलब है? मैं क्या मैंने क्या चाहा है आपसे? लड़की, ज्यादा बातें नहीं, सिंपल अल्फाज में समझाओ कि तुम आखिर क्या कर रही हो। इसने सामने बड़ी मेज पर मुक्का बरसाया तो इसका कांच बिखर गया। सिफा अपनी जगह पर उछली। क्या हो गया है इब्राहिम? वो कपकपाई। देखो, मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत खराब है। मजीद खराब मत करो। मत दो मुझे सजा। मैं अपने गुनाह की माफी मांग चुका हूँ। क्यों तुम मुझे ख्वार कर रही हो? वो तकान सदा लहजे में बोला तो सिफा की आंखें भर आईं। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने कुछ नहीं किया। कसम ले ले। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। आप आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आंसू टप टप गिरने लगे। इब्राहिम ने अपने बालों में उंगलियां चलाईं तो सफा की निगाह इसके हाथ पर गई। जहां कांच लगने के बायस खून निकल रहा था वो तड़प कर रह गई। उसको अपनी तकलीफ भूल गई और वो फौरन उठी और जाकर इसका हाथ पकड़ा। ये ये खून। इसने जल्दी से अपना स्कार्फ उतारा और उसके हाथ पर लपेटने लगी। इब्राहिम ने झटके से हाथ छुड़वाया। नाटक बंद करो सिफा कुरैशी। वो दहाड़ा। सिफा लरसी। वो उठ खड़ा हुआ। सिफा के हलक में दर्द उठा था, मगर उसकी निगाहें बार बार इब्राहिम के जख्मी हाथ पर जा रही थी। तुम तुम सिफा ने इसने सिफा को दोनों कोहनियों से दबोचा और दीवार के साथ लगाया। सिफा ने आंखें बंद कर ली। देखो सिफा, मैं अपने जब्त की इंतहा पर हूँ। मजीद मेरा सब्र मत आजमाओ। उसके चेहरे पर फुकारा। सिफा आंखें बंद किए हुई थी। आंसू मुसलसल बह रहे थे। आप क्या कह रहे हैं? वो हिचकियों के बीच बोली तो इब्राहिम ने इसके बाजू छोड़े। जब मैं तुम्हें तलाक दे रहा था तब तुमने मुझे ब्लैकमेल किया, और अब तुम खुला के नोटिस भिजवा रही हो। वो गैर यकीनी किसी कैफियत में चिल्लाया तो सिफा को अपने कानों पर यकीन न आया। आप क्या कह रहे हैं? जब मैं खुद तुम्हें तलाक दे रहा था तब तुमने क्या कुछ नहीं किया मुझसे? क्या क्या कह रही थी? हाँ, यही कि मैं तुम्हारी आहों का बोझ नहीं उठा पाऊंगा। और अब आप खुला के नोटिस भेज रही हो? तुम पागल हो लड़की। आधी जुबान से तलाक मांगती दे देता, मगर मैंने कोई नोटिस नहीं भिजवाया इब्राहिम। सिफा की शौक की कैफियत में खुद को कहते सुना। ड्रामेबाजी बंद करो तो मुझे अदालतों में घसीटोगी। फाइन, जाओ जो करना है करो। नहीं देता तलाक। वो सिफा की कोई बात नहीं सुन रहा था, जबकि सिफा की आंखें फैल गई। आपसे किसने कहा मैं तलाक चाहती हूँ? मैं तो वो हूँ जिसने तलवार की धार पर खड़े होकर भी अपना रिश्ता बचाया है।
सिफा को हसन की तेज तलवार की धार जैसी आंखें याद आई थी। इसके दिल में अजीब टीस उठी थी। वो अपना रिश्ता बचाने के लिए दुनिया से लड़ रही थी और ये शख्स इस पर खुला के केस करने का इल्जाम लगा रहा था। तुम जो मर्जी कहो, मगर एक पल को वो टिटका। सिफा भला इसको नोटिस क्यों भेजेगी? क्या तुमने नहीं भेजा? इब्राहिम ने आंखें सुकेड़ी तो सिफा ने जल्दी में नफी में सर हिलाया। इसका चेहरा आंसुओं से तर था। भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? सिफा ने एक कदम आगे बढ़ाकर सवाल किया। वो भी उलझ गया, मगर अगले ही लम्हे इब्राहिम ने इस बात में सर हिलाया। तो ख़याम कुरैशी अब ये करेगा, इसने पुरसोच अंदाज में। तो सिफा जल्दी से नफी में सर हिलाया। नहीं, बाबा ने करना होता तो वो पहले ही कर चुके होते। वो मुझसे नाराज है, कभी मुझसे बात नहीं की। सिफा ने खिंचकी ली तो इब्राहिम ने अचंभे से देखा। क्या मतलब नाराज है? सिफा ने अपनी उंगलियों की पुष्ट को घूरा। वो नाराज है क्योंकि मैंने आपसे तलाक नहीं दी। और और इब्राहिम ने सवालिया अंदाज में गर्दन झटकी। और सिफा ने अपना चेहरा रगड़ा। और कुछ नहीं, आपकी अदालत खत्म हो गई है तो मुझे कॉलेज छोड़ते गाड़ी आ गई होगी। सिफा ने रुख फेर लिया। वो कुछ छुपा रही थी। इब्राहिम को अचंभा हुआ। क्या छुपा रही हो? क्या हुआ है? इब्राहिम का दिल इसके इख्तियार से बाहर हुआ था। सिफा की आंखों के कर्ब ने इसको झंझोड़ा था। सिफा ने रुख मोड़कर इसके हाथों को देखा। इब्राहिम ने इसकी निगाहों का ताक़ुब किया। हाथ से खून टिप टिप गिर रहा था। सिफा ने बेबसी से इसकी जानिब देखा। वो इसका खून देखकर बेचैन हुई थी। इब्राहिम ने एक अचट्टी निगाह इस पर डाली। मैं बैंडेज कर लूंगा, कहते इसने अपना हाथ अपने पीछे कर लिया। सिफा ने इसकी आंखों में देखा। आसमान पर बादल थे। आज एक बार फिर से सूरज के कहर को बादलों ने ढांप लिया था। सिपा की सुरमई आंखों में एक बार फिर से पानी भरने लगा। अब क्या है? इब्राहिम को इसके आंसू हमेशा असियत देते थे, मगर वो न जाने कितनी बार खुद ही इन आंसुओं की वजह बन चुका था। सिफा ने पलकें गिराई तो आंसू उसके गालों पर बह गए। इसका हिजाब इसने उतार कर अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। बाल एक पूनी में कैद थे, कुछ मगर कुछ लटें निकलकर चेहरे पर झूल रही थी। वो सर झुकाए खड़ी थी, बिल्कुल इसी टीनेज सिफा की तरह। इब्राहिम ने बेसाख्ता हाथ आगे बढ़ाकर उसके चेहरे पर झूलती लट पीछे हटाई और अंगूठे से इसका गाल साफ किए। वो सर झुकाए आंसू गिराते रहे। तुम क्या चाहती हो? कुछ लम्हों बाद वो नर्म लहजे में बोला। तो सिफा ने निगाह उठाई। इस एक निगाह में सारे जवाब थे। फाइन, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। कोई तुम्हारी मर्जी के बिना ना तो कोई तुम्हें रिश्ते में बांधेगा और ना ही निकालेगा। अल्फाज जिंदगी हो हुआ करते हैं। सिफा दो कदम आगे बढ़ी। इसने इब्राहिम की कमीज का कॉलर थामा। वो साकत हो गया और फिर सिफा ने नरमी से अपना सर उसके सीने पर टिका दिया। वो अपनी जगह से हिल तक ना रहा था। हाथ से खून टिप टिप कर गिर रहा था और सिफा की आंखों से आंसुओं का एक और सैलाबी रिला जारी हुआ। इब्राहिम को लगा कि वो अब एक बार फिर से इसको एक गहरी खाई में फेंक देगी और आज फिर से कुछ ऐसा कह देगी जिससे इब्राहिम गुरसी एक तारीक समंदर में डूब जाएगा। इसको आज फिर सिफा से खौफ महसूस हुआ था। इसके अल्फाज से खौफ महसूस हुआ था जिन्होंने इसको गजा के मलबे तले दबा दिया था। वो अब इंतजार में था कि इन नश्तरों के वजूद इन नश्तरों के जो वो इसके सीने पर चलाने जा रही थी। वो क्या कहेगी? वो इससे हिसाब मांगेगी, इसकी कई गलतियां दोहराएगी। क्या वो आज फिर से सिपा इब्राहिम के कटहरे में खड़ा होने जा रहा था? वो क्या कहेगी? बस इब्राहिम की सोचें किसी बेलगाम घोड़े की माने दौड़ रही थे। इसको समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बार वो इसके सवालों से कैसे बच पाएगा। नवाल के मुजरिमों को सजा होनी चाहिए। अल्फाज गूंजे तो इब्राहिम अपनी जगह मुचंबित हो गया। वो क्या सोच रहा था और वो क्या कह रहे थे? आप प्लीज इसको बचा लें। हमारी सजल नहीं रही, मगर वो लड़की नहीं मरनी चाहिए। सिफा ने इसके गिर्द बाजू बांध लिए। इब्राहिम सजल के जिक्र पर बिखर भी गया था, मगर फिर इसने आंखें बंद कर ली और फिर खोल दी और इसने अपना दूसरा हाथ सिफा के सर पर रखा। मिलेगी सजा इनको। इसकी आवाज हद दर्जा भारी थी, मानो
حلق میں کچھ اٹکا ہو، ضرور ملے گی سزا۔ وہ خود سے کیا گیا عہد دہرا رہا تھا۔ آپ کو پتا ہے سجل، وہ وہ میرے سامنے تھی، وہ ہچکیوں میں بولی تو ابراہیم نے آنکھیں بند کر لی۔ کب؟ وہ کچھ دیر بعد بولا، وہ وہ میں نے نیوز دیکھی، تم تو میں گھبرا گئی تھی۔ میں نے کوشش کی تھی کہ میں سجل کے پاس چلی جاؤں، مگر سجل نے مجھے آ کر روک دیا۔ وہ کہہ رہی تھی، صفا بہت کچھ کہہ رہی تھی، وہ اپنی سجل کی ملاقات کا احوال سنا رہی تھی، مگر ابراہیم کا ذہن ایک بات پر اٹکا تھا۔ وہ سجل کے پاس جانے کی بات کر رہی تھی۔ یعنی؟ سمجھ آتے ہی ابراہیم نے جھٹکے سے اس کو الگ کیا۔ اس نے اس کو دونوں شانوں سے تھاما۔ کیا کہا تم نے؟ وہ سجل میرے خواب میں تھی، مگر مگر میں جاگ رہی تھی۔ نہیں، اس سے پہلے کیا کہا؟ ابراہیم کی آنکھوں میں تنبیہ تھی، صفا الجھی۔ تم نے اپنی جان لینے کی کوشش کی؟ ابراہیم کی آنکھوں میں شعلے روشن تھے۔ صفا بری طرح ہڑبڑائی۔ بولو، کیا یہ سچ ہے؟ کیا تم نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی کوشش کی؟ وہ اس کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ نہیں، وہ مگر کیا مگر؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ موت کو مذاق سمجھ رکھا ہے تم لوگوں نے؟ جس کا دل چاہتا ہے چلا جاتا ہے۔ ابراہیم کی آواز بھرا گئی۔ صفا نے اچنبھے سے دیکھا۔ تم سب لوگوں کو زندگی ایک کھیل لگتی ہے نا؟ موت کی آغوش میں جانا چاہتے ہو تم لوگ؟ جانتے بھی ہو جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ بری طرح چلایا۔ صفا چٹکی۔ آئی ایم سوری ابو۔ صفا نے نظریں چکا لی۔ سوری مائی فٹ۔ جو نقصان ہو جاتا ہے اس کا کوئی ازالہ نہیں کر سکتا، جو چلا جاتا ہے وہ لوٹ کر نہیں آتا، جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ نہ زندوں میں ہوتے ہیں نہ مردوں میں، وہ لٹک جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے تمہیں میری بات؟ ابراہیم نے اپنے بال کھینچتے، صفا کو اس کی حالت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تم تم لوگ جانے سے پہلے کیوں نہیں سوچتے؟ وہ آ کر صوفے پر ٹھہر گیا۔ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ صفا اس کے رد عمل پر بری طرح گڑبڑائی۔ تم لوگوں کو لگتا ہے موت ایک آسان حل ہے، مرنا آسان لگتا ہے تم لوگوں کو۔ تم لوگ بزدل ہو، اصل امتحان تو زندگی ہے، اگر ہمت ہے تو جی کر دکھاؤ۔ وہ بکھری سی حالت میں صوفے پر قریباً ڈھہ سا گیا تھا۔ صفا ایک پل کے لیے اس کو دیکھے گئی اور پھر تڑپ کر اس کے پاس آئی۔ وہ ایک ہاتھ آنکھوں پر رکھے نیم دراز تھا۔ سوری ابو، ڈونٹ کال می ابو، وہ چلایا۔ صفا کا دل بند ہوا۔ آپ غصہ نہ کریں، نہیں کہتے۔ وہ مرجھا سی گئی تھی۔ ابراہیم نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ آئی ایم سوری۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ ایسے کیوں کر رہے ہیں آپ؟ وہ اداسی سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا۔ ابراہیم نے ایک نگاہ اپنے ہاتھ پر ڈالی۔ خون رک چکا تھا، اب وہاں جمے ہوئے خشک خون کی لکیر سی بن گئی تھی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک رومال نکالا اور اس کو ہاتھ پر لپیٹ لیا۔ چلو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ صفا نے ہاتھ میں اس کا حجاب تھا۔ ابراہیم نے اس کا حجاب پکڑا اور اس کے سر پر لپیٹ دیا۔ دیکھو کیا کیا تم نے، اپنا آنچل بھی خون آلود کر لیا۔ وہ اس کے اسکارف پر لگے خون کے دھبے دیکھ رہا تھا۔ تاکہ خون بہانا بند کر دے۔ کس کا؟ ابراہیم نے اس کا اسکارف درست کیا۔ اپنا۔ صفا نے بھیگی پلکیں اٹھائیں۔ ابراہیم کو وہ سرمئی آنکھیں لے ڈوبیں تھیں۔ وہ ان آنکھوں کو نہ جانے کتنی بار رلا چکا تھا۔ وہ سرمئی آنکھیں اس کا روگ بنتی جا رہی تھی جتنی وہ کوشش کرتا تھا کہ وہ اس کے آنسوں کی وجہ نہ بنے، اتنا ہی وہ اس کو رلا رہا تھا۔ وہ پچھلے آنسو صاف کرتا کرتا اس کو نئے آنسو دے دیتا، سب کچھ بکھرتا جاتا رہا، سب کچھ بھی اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ سمندر میں ڈوب رہا تھا، وہ ایسا کوئی تنکا ہاتھ نہیں لگ رہا تھا جس کو کنارے لگا دے۔ مصر میں اس وقت ایک ہنگامہ برپا تھا۔ ہمیں سیاسی شخصیت کی سرکٹی لاش ملی تھی۔ وہ پورے ملک میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ آج اپوزیشن نے بڑے پیمانے پر احتجاج رکھا ہوا تھا۔ پورے ملک میں لاک ڈاؤن کی صورتحال سی تھی۔ حسن اس وقت اپنے سینائی والے مینشن پر تھا۔ لاؤنج میں صوفے پر وہ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ سامنے LED پر ایک نیوز چل رہا تھا جس میں ملک کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو دکھایا جا رہا تھا۔ حکومت نے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا اور اپوزیشن تو اس قتل کی ذمہ دار ہی حکومت کو ٹھہرا رہے تھے۔ ایک شخص اس وقت احتجاجی جلسے سے خطاب کر رہا تھا۔ حسن محفوظ سے انداز میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک ٹوکری میں پھل رکھے ہوئے تھے۔
इसने एक सेब उठाया और उसमें दांत काट दिए। क्या आप लोगों को नहीं लगता ये काम इस नई हुकूमत का है? क्या रहमान किरदावी की खुदकुशी एक मुअम्मा नहीं? और उसके जाते ही इसके भतीजे का मंजर आम पर आना और हुकूमत संभालने से इनकार कर देना, ये सब एक घटिया मजाक के अलावा कुछ नहीं है। वो आदमी बोला तो लोगों ने नारे लगाकर इसकी बात पर इत्तेफाक किया। आपको क्या लगता है ये हुकूमत किसकी है? मैं जानता हूँ ये हुकूमत हसन किरदावी की है। और तो और मुझे ये भी शक है कि रहमान किरदावी को मारने वाला हसन किरदावी है। इसके अल्फाज पर मजमुआ हैरत में मुब्तला हो गया। खालिद ने मुझे बताया था कि वो हसन किरदावी के खिलाफ मालूमात इकट्ठी कर रहा है। यकीनन इसको कुछ मिल गया होगा जिसकी वजह से वो अपनी जान से गया। वो सियासी रहनुमा पूरी कुव्वत लगाकर बोल रहा था। वो आज गिरदावी खानदान पर कीचड़ उछाल उछाल रहा था। वो अदालत से जिस इस चीज का नोटिस लेने का कह रहा था। वो और भी बहुत कुछ कह रहा था, मगर अचानक से स्क्रीन पर एक चेहरा नमूदार हुआ। वो शख्स स्टेज के ऐन सामने खड़ा था। हसन की आंखें मुस्कुराई थी। वो गर्दन अकड़ा क्या था। इस आदमी ने देखते ही देखते अपनी जेब से गन निकाली, हसन किरदावी को गिरफ्तार किया। वो अपना जुमला मुकम्मल न कर पाया कि गोली फिजा को चीरते हुए इस शख्स को खामोश करवा गई। इससे पहले कि वो इस बंदे को पकड़ता, इसने वही पिस्टल अपनी कनपटी पर रखी और लोगों के बीचों बीच सबकी आंखों के सामने अपनी जान ले ली। वहां एक भगदड़ मच गई थी। अब वहां स्क्रीन पर न जाने कौन कौन सी हेडलाइंस चल रही थी। इधर हसन ने एक कैक्का लगाया और अपना बजता हुआ फोन उठाया। हाँ, अच्छा था, मुझे पसंद आया। वो खुशी से बोला और फोन बंद कर दिया। गाड़ी कुरैशी हाउस के सामने आकर रुकी। सिफा ने अपना सीट बेल्ट निकाला और दरवाजा खोलना चाहा, मगर इब्राहिम ने लॉक कर दिया। सिफा ने पलट कर देखा। यू कैन कॉल मी ईबू, वो अटक अटक कर बोला था। सिफा ने बेयकीनी से इसको देखा। वो रुक फिर गया। सिफा की आंखों में पानी तैरने लगा। इब्राहिम ने दफ्तन देखा तो वो रोने को तैयार बैठी थी। नॉट अगेन, हर वक्त तस्वीर बहाती रहती हो। कौन सा डैम लगा रखा है तुमने इन आंखों में जो खाली नहीं हो रहा? वो कुड़ कर रह गया। आप हर वक्त गुस्सा करते हैं, खुद ही रुलाते हैं। वो सर झुका गई। मेरे सामने ना ये डबल रोल ना किया करो, इब्राहिम ने कहा तो सिफा ने निगाहें उठाई। हाँ, डबल रोल कैसे? एक तरफ ये भीगी बिल्ली वाला रोल और दूसरी जानिब बिजनेस वुमेन वाला एटीट्यूड। इब्राहिम ने आईब्रो झुकाकर इसको याद दिलाया। सिफा ने आंखें झपकी। इब्राहिम, वो बोली तो वो इसकी जानिब देख रहा था। बोलो, क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या हम दोस्त भी नहीं बन सकते? इब्राहिम ने एक पल के लिए इसका उदास सा चेहरा देखा, फिर वो रुक फिर गया। हम गाड़ी अनलॉक कर दें? वो रुक मुड़ गई। वो अपना बैग उठा रही थी। इब्राहिम ने गाड़ी अनलॉक कर दी तो वो बाहर निकल गई। कुछ भी ठीक नहीं हो सकता सिफा। हम एक भंवर में फंस चुके हैं। हम एक दूसरे को थाम नहीं सकते। हमने खुद लहरों के सुपुर्द कर दिया है। अब लहरें जिस सिमत में बहा ले जाए। गेट खुला तो सिफा छिटकी। अंदर से अरमान अंकल निकल रहा था। इब्राहिम वैक्यूम मिरर से इसको अंदर जाते हुए देख रहा था। अरमान को देखकर इसके माथे पर बल पड़े। अरमान ने सिफा के अकब में गाड़ी देखी। इब्राहिम का अक्स मिरर में था। वो इन्हें इन्हीं की जानिब देख रहा था। एक्सक्यूज मी, सिफा ने वहां से जाना चाहा, मगर अरमान ने इसका रास्ता रोक लिया था। किसके साथ आई हैं आप? वो एक निगाह गाड़ी पर डालता हुआ बोला। नॉन ऑफ योर बिजनेस। सिफा इसको एक घूरी से नवाजती हुई इसके बगल से निकल गई। अरमान ने मुठियां खींच ली। इब्राहिम ने एक निगाह पर डाली और वहां से चला गया। शाम हो रही थी। एना इस वक्त लॉन में थी। हसन की गाड़ी गेट में दाखिल हुई तो उसने ठिठक कर देखा। वो मसरूफ से अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। एना ने पहले तो वहां से गायब होना चाहा, मगर फिर न चाहते हुए भी कदम बढ़ा दिए। गुड इवनिंग सर। वो इसके पीछे आई। गुड इवनिंग, इसने मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया। वह सर झुकाए ही इसके पीछे पीछे चली आ रही थी कि वो दरवाजे में पहुंचकर वो उसकी पुश्त से टकराई। आउच! इसने अपना माथा रगड़ा। वो सामने एक चट्टान बना खड़ा था। ऐना इसकी दूसरी जानिब आ खड़ी हुई थी ताकि ये जान सके कि वह यूं क्यों रुक गया। मगर ऐना की निगाह इसके साथ इसके हाथ पर लग गई, जिस पर वो अपनी कनपटी मसल रहा था। ऐना ने अचंभे से देखा। हसन के माथे पर पसीना
था वो अचानक से लड़खड़ाया तो ऐना ने जल्दी से उसको थाम लिया। आर यू ओके? वो दोबारा लड़खड़ाया तो ऐना ने उसको सहारा दिया और लाकर सोफे पर बिठा दिया। हसन ने एक हाथ से अपनी कनपटी दबा रखी थी, इसके सर में वही टीस उठ रही थी। वो दोहरा हो गया था, अब इसने दोनों हाथों से अपना सर थाम रखा था। सर, पानी। ऐना ने पानी का गिलास थामे क्या। हसन के सर पर हसन ने सर ऊपर न उठाया। दर्द की शिद्दत ने इसको बेबस कर दिया था। मैं किसी को बुला लाती हूँ। ऐना ने परेशानी के आलम में पलटी, मगर हसन ने इसका हाथ पकड़कर खींचा। वो वहीं रुक गई। डोंट यू डेयर, इसने भारी होती आवाज के साथ इसको वार्न किया। मगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको अस्पताल जाना चाहिए। ऐना को उसकी उंगलियां अपनी कलाई में चुभती हुई महसूस हुई। इसने बेबसी से हसन को देखा। मेरी कमजोरी देखने वाला ज्यादा देर जीता नहीं है, इसलिए मैंने ही चाहता कि कोई डॉक्टर जान जाए। ऐना का हाथ छूटते ही वो दोबारा अपना सर हाथों में थाम गया। ऐना की आंखें खुल गईं। वो शख्स किस कदर बुरी हालत में भी अपने असल से नहीं गया था। ऐना का दिल तो किया कि इसको यूं ही मरने दे, मगर फिर वो चिड़िया फलांग गई। कुछ ही लम्हों बाद वो वापस आए तो इसके हाथ में वही दवा की डिब्बी थी जिसने इस दिन हसन को दी थी। ये ले। इसमें वो डब्बी हसन की जानिब बढ़ाई और खुद जग उठाकर पानी में गिलास में पानी डालने लगी। वो पानी लेकर पलटी तो हसन वैसे ही गोलियां निगल चुका था। कोई एक हरकत तो इंसान वाली हो उस बंदे में। ऐना बड़बड़ाई, मगर इस वक्त हसन को इसकी कोई बात का जवाब नहीं दे पा रहा था। वो वो सोफे से टेक लगा गया। सिफा घर में दाखिल हुई तो खतीजा बेगम कयाम साहब के कमरे में थी। इसने सुकून की सांस खारिज की और जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ गई। वो नहीं चाहती थी कि कोई इसके स्कार्फ पर लगे खून के धब्बे देखे। इसने जल्दी से आकर स्कार्फ और अबाया उतारा। इसके अबाया पर भी खून के धब्बे थे, मगर स्याह रंग ने इस लाल रंग के खून में जज्ब कर लिया था। सिफा ने जल्दी से वॉशरूम में घुस गई। सिफा, खाना लगाऊं? सादिया इसके कमरे में आई तो देखा वो वॉशरूम में थी। हाँ, मैं आ रही हूँ नीचे, सिफा ने वहीं से जवाब दिया। अच्छा। सादिया पलटने लगी कि सिफा का मोबाइल रिंग हुआ। इसने दफ्तर स्क्रीन पर निगाह डाली तो सादिया के गाल सुर्ख हुए। इसने लरजते हाथों से फोन उठा लिया। कॉल रिसीव करके फोन कान से लगाया, मगर अपने मुंह पर हाथ जमा लिया ताकि उसकी सांसों की आवाज भी फोन पर न जा सके। सिफा, आज रात कियानी साहब ने एक पार्टी थ्रो की है। हमारा प्रोजेक्ट अच्छा रहा है। इस खुशी में इन्होंने तमाम एम्प्लॉयज को सराहने के लिए एक छोटी सी पार्टी अरेंज की है। तुम तैयार है ना? मैं 8 बजे लेने आऊंगा। जरियाब ने अपनी बात मुकम्मल की और सिफा के जवाब का इंतजार करने लगा, मगर वो दूसरी जानिब गहरी खामोशी थी। सिफा, क्या तुम सुन रही हो? दोबारा बोला तो सईद ने लरजते हाथों से फोन बंद कर दिया। वो वापस मेज पर रख दिया। अब सादिया सुर्ख होते गाल लिए अपने सीने पर हाथ रखे खड़ी थी, क्योंकि दिल की धड़कनों में एक तलातुम बरपा था। मगर अगले ही लम्हे इसकी आंखें नम हुई। जब सितारे ही नहीं मिल पाते, लेके हम शमो कमर क्या करेंगे? इसने अपनी आंख का कोना साफ किया और कमरे से निकल गई। सिवा कुछ देर बाद वॉशरूम से निकली। इसने बालकनी में अपना स्कार्फ सूखने के लिए लटका दिया और खुद नीचे चली आई। इब्राहिम घर दाखिल हुआ तो शाम हो रही थी। इसके हाथ पर अब एक बैंडेज लगा हुआ था। कपड़े साफ थे। वो चेंज करके आया था और दीना को जहरा लॉन में खेल रही थी। दीना ने इब्राहिम को देखा तो इब्राहिम की जानिब इसकी जानिब भागी। दीना, बाबा, दीना, बाबा, उसको पुकारती हुई भागी आ रही थी। इब्राहिम वहीं जमीन पर बैठ गया और बाहें फैला दी। दीना कर इसके सीने से लग गई। माय प्रिंसेस। इसने दीना को अपने सीने में भींचा और इसकी गाल पर बोसा दिया। वो अपने बाप की आगोश में बहुत खुश थी। मेरी प्रिंसेस क्या कर रही थी? इसने दीना को गोद में उठाया और लेकर लाउंज में आ गया। दीना, जहरा प्ले। दीना और जहरा खेल रही थी। वो टूटे फूटे जुमलों में बता रही थी, आहा, दीना एंड जहरा प्ले। इसने इसी के अंदाज में दोहराया।
यस यस, दीना ने जोर से इस बात में सर हिलाया तो इब्राहिम इसको लिए सोफे पर बैठा। लाउंज खाली था। दीना की निगाह इसके हाथ पर बंधी पट्टी पर गई। वो एक पल में उदास हो गई। बाबा, चोट, ब्लड? इसने पूछा तो इब्राहिम ने अपना हाथ छुपाया, मगर दीना ने इसका हाथ अपने छोटे छोटे हाथों में लिया और इसको गौर से देखने लगी। बाबा, मामा विल मैजिक। इसने इब्राहिम को याद दिलाया कि कैसे जब दीना को कोई चोट लगती थी तो वो हुरिया के एक बोसे से ठीक हो जाती थी। और दीना आज यही चाहती थी कि हुरिया इब्राहिम के हाथ पर बोसा दे ताकि इसकी ये चोट ठीक हो जाए। इब्राहिम के हलक में दर्द सा उठा था। इसको अपने कंधे पर किसी का लम्स महसूस हुआ। इसने पलट कर देखा तो मिनाल बेगम नम आंखें लिए खड़ी थी। इब्राहिम ने एक थकी सी मुस्कुराहट लिए उनको देखा। दीना, मैजिक। वो दोनों मतवज्जा हुए तो दीना अब इब्राहिम के हाथ का बोसा ले रही थी। इसने इसका पट्टी लगा हाथ चूमा और इस पर हाथ फेरा। इब्राहिम गहरा मुस्कुराया। यस, दीना मैजिक। इसने दीना का गाल चूमा। मिनाल बेगम भी इसके पास आकर बैठ गई। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? इन्होंने इसके साथ टिकते हुए कहा तो इब्राहिम ने हैरत से इसकी जानिब देखा। तीसरी? वो हंस दिया। मैं इसको तुम्हारी बीवी नहीं मानती। वो रुख फिर गई। हमारे मानने न मानने से क्या होता है मम्मा, जो हकीकत है वो अटल है। तो दे दो उसको तलाक। वो फौरन बोली। जब तक वो नहीं चाहेगी नहीं दूंगा। इसने दीना का गाल चूमा। मिनाल बेगम इसका मुंह तकने लगे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें आज भी इसकी परवाह है? मामा, वो सिफा है। वो दीना के साथ खेलता हुआ बोला। हाँ, वो सिफा है। जावियार कुरैशी की बहन वो कर्ब से बोली। नहीं, वो बस सिफा है। सिफा इब्राहिम। इसने इनका चेहरा देखकर जवाब दिया तो मिनाल बेगम का चेहरा जब से लाल हुआ। सिफा सीढ़ियां उतर कर आई तो खतीजा बेगम ने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा। खुश लग रही हैं। सिफा खुशगवार हैरत लिए मुस्कुराई। हाँ, तुम्हारे बाबा ने आज तुम्हें बुलवाया है। क्या? बाबा ने? सिफा हैरान हुई थी। हाँ, वो तुमसे कोई बात करना चाहते हैं। इन्होंने मुस्कुराकर सिफा के चेहरे पर हाथ फेरा। बाप है, आखिर कब तक दूर रहेंगे तुमसे? तुम देखना, आज वो तुमसे हर गिला दूर कर देंगे और तुम्हें इसे अपने सीने से लगा लेंगे। इन्होंने उम्मीद बांधी तो सिफा फीका सा मुस्कुरा दी। अच्छा जाओ, वो इंतजार कर रहे हैं। सिफा ने दरवाजा खोला तो वो सामने बेड पर ही बैठे थे, हाथ में फाइल लिए। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जिस दिन ख़याम साहब की तबीयत इसकी वजह से बिगड़ी थी, इस दिन के बाद वो इनके कमरे में नहीं आई थी। आ जाओ। वो फाइल के सफ़े पलटते हुए बोले तो सिफा ने कदम अंदर रखा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। इसकी आंखें बिला वजह ही नम हुई थी। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो। इन्होंने अपने पास बेड पर बैठने का इशारा किया था तो सिफा हैरान रह गई। वो खुशी से फूली न समाई और आकर इनके पास टिक गई। सिफा ने इनका हाथ थामा और इसके पुष्ट पर बोसा दिया। एक आंसू इनके हाथ पर गिरा जिसको सिफा ने फौरन अपने हाथ से साफ किया। ये लो, साइन कर दो। इन्होंने वो फाइल इसकी जानिब बढ़ाई और अपनी जेब से पेन निकाल कर दिया। सिफा ने ना समझी से इनकी जानिब देखा। जल्दी करो, फिर आगे का काम देखना है। इन्होंने पेन इसकी जानिब बढ़ाया तो सिफा ने पेन पकड़ लिया। इसने अब फाइल देखी थी। सिफा ने हलक के फिर सिफा ने खुला के कागजात देखे तो इसका दिल बंद हुआ। यानी इब्राहिम सही कह रहा था। साइन कर दो। इन्होंने फिर से कहा तो सिफा ने तड़प कर इनकी जानिब देखा। आज तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है। वो कहना शुरू हुए तो सिफा को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। साइन कर दो या फिर मेरा मरा हुआ मुंह देखो। बाबा, वो तड़प गई, मगर वो रुक फिर गई। बाबा प्लीज, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सिफा की सुरमई आंखें बरस रही थी मगर वो पत्थर दिल बने रहे। मैं आप लोगों से क्या मांग रही हूँ? कुछ भी तो नहीं। बस मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजारना चाहती हूँ। मैं ये तलाक नहीं चाहती। मेरी मेरी बात क्यों नहीं समझता कोई? इसने एक हिचकी इसने एक हिचकी ली तो ख़याम कुरैशी ने गर्दन मोड़कर उसको देखा। साइन कर दो। वो अपने मुतालबे पर कायम रहे। नहीं बाबा, प्लीज ऐसा मत करें। सिफा ने इनके सामने हाथ जोड़ दिए।
مجھے کچھ نہیں سننا، سائن کر دو۔ وہ دہاڑے تو صفا لرز گئی۔ بابا پلیز۔ اس کے لب کپ کپائے۔ تم سے بہت بار کہا ہے میں نے کہ تم ہمیشہ ہٹ درمی دکھائی ہے، مگر آج نہیں، سائن کر دو ورنہ۔ صفا نے چونک کر دیکھا، ان کے دوسرے ہاتھ میں کچھ تھا، ایک چھوٹی سی بوتل۔ بابا، میں اس بدنامی بھری زندگی جینے کے بجائے مرنا پسند کروں گا۔ انہوں نے وہ بوتل کھولی، صفا نے ان کے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کی تو تھی، انہوں نے ایک سخت نگاہ کو دیکھا اور وہیں روک دیا۔ سائن۔ انہوں نے اپنا جملہ دہرایا تو صفا بے بس ہو گئی۔ اس نے کرب سے آنکھیں مون لی۔ مت کریں ایسا، وہ کرب سے چور لہجے میں التجا کر رہی تھی، مگر خیام قریشی پر رتی برابر اثر نہ ہوا۔ صفا نے آنکھیں کھول دی۔ اس نے اپنے شفاف باپ کو دیکھا اور پھر اپنا چہرہ رگڑا۔ اس نے وہ پین اٹھایا اور دستخط کر دیے۔ خیام قریشی کے چہرے پر پرسکون تھا، صفا کو لگا وہ ہوا میں کہیں معلق ہے۔ اس کو جیسے ہی اس کی روح پرواز کر چکی ہے، اس کا دل بند ہو چکا تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔